क्लिनिकल गुरुजी के 20 ड्रग्स फॉर जनरल प्रैक्टिस के कोर्स में मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई। मैंने आपको एंटीबायोटिक पढ़ाए, एंटी हिस्टामिनिक्स पढ़ाए। अब जहां स्किन की बात आती है ना, तो मुझे तो ये लगता था कि भैया स्किन में एक ही दवाई देनी है, क्वाड्रीडम लगा दो, हर तरह की चीज ठीक हो जाती है, चाहे फंगल हो, चाहे एक्जिमा हो, चाहे कुछ भी हो। पर मुझे भी पता है, आप भी समझते हैं कि खाली एक दवाई से हर चीज ठीक नहीं होती। तो फिर मैंने सोचा कि यार स्किन पढ़ाने के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट को पकड़ा जाए। और मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं डॉक्टर राहुल नागर, मैं उनको पकड़ के लेके आया हूं। बड़ी मुश्किल से मिलते हैं वो, और उनका अपना एक 17 साल का अनुभव है स्किन के ट्रीटमेंट में। एक्ने केयर नाम का एक पूरा सेंटर चलाते हैं, उनका बहुत सारा काम है एक्ने पर। और इसके अलावा वो हमारे सरकारी अस्पताल में भी स्किन के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं। तो इसको हम इंटरव्यू जैसा रिकॉर्ड करेंगे, आप मुझे बाद में फीडबैक देके बताना कि कैसा रहा। तो हम उनके साथ चलते हैं, उनके पीपीटी पे आ जाते हैं। तो सर, मैं तो ये मान के चलता हूं कि क्वाड्रीडम एक दवाई है जिससे सारी स्किन की सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आप मुझे बताओ इसमें क्या गलत है? मतलब लोग डर्मेटोलॉजी में पीजी ही क्यों करते हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। अगर एक क्रीम से सब ठीक हो सकता होता तो स्टेरॉइड देना है, एंटीबायोटिक देनी है और एक एंटी फंगल दे दो, 3 तो चीजें होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को देखें तो ज्यादातर 3 चीजें सबसे ज्यादा कॉमन है, 3 बीमारियां सबसे कॉमन ग्रुप में आती हैं। और प्रोबेबली क्वाड्रीडम जैसी क्रीम या इस तरह के कॉम्बिनेशन वाली क्रीम्स बनाने वाले इंसान ने यही सोचा होगा कि इन तीनों की दवाइयां दे दी जाए। तो सबसे पहला ग्रुप जो कॉमन आता है वो एक्जिमा का होता है, उसमें स्टीरॉइड्स काम करते हैं। दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का होता है, जिसमें नियोमाइसिन जैसी क्रीम काम कर सकती है, और क्लोट्रिमाजोल जो एंटी फंगल। ये 3 बड़े ग्रुप्स हैं जिनमें अगर डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को बांटा जाए तो शायद 70 से 80% जो क्लिनिकल लोड रहता है हमारा वो इसमें आ जाता है। पर ये सोचना जितना इंट्यूटिव लगता है उतना ही गलत है। कई स्तर पे ये परेशानी खड़ी कर सकता है। पहला तो इसका सैद्धांतिक रूप से ही ये गलत है कि हम इतनी सारी क्रीम्स को मिटा दें, क्योंकि बीमारियां अपने आप से दवाइयों को चूज नहीं करती, आपको देना पड़ती है उसके हिसाब से। तो ऐसा नहीं कि आपने एक जगह पर फंगल इन्फेक्शन है, एक जगह पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एक जगह एक्जिमा है, तो वो ऐसा नहीं करेगा कि इस क्रीम में से अपने आप से दवाई को खींच लेगा। वो तीनों दवाइयां एक साथ एक जगह काम करने की कोशिश करेंगी, और जिसमें बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। जैसे एक गलती तो इसमें मोटे तौर पर यह है कि स्टीरॉइड के साथ में, या जहां पर आपको मान लीजिए इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन और स्टीरॉइड को नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि स्टीरॉइड से इम्यून सिस्टम कम होता है और उससे फिर आपका जितने भी इन्फेक्शन हैं वो बढ़ सकते हैं। एक तो ये फॉलेसी है इसमें। दूसरी ये कि क्लोट्रिमाजोल बहुत पुराने समय का एंटी फंगल एजेंट है, और हम सभी जानते हैं कि जीवाणु या कीटाणु, बैक्टीरिया, फंगाई अपना रेजिस्टेंस बढ़ाते रहते हैं। तो क्लोट्रिमाजोल कितने पेशेंट्स में अब एंटी फंगल जैसा काम करती होगी ये बताना बहुत मुश्किल है। हम जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देख रहे हैं वो ये है कि बहुत कम लोगों में क्लोट्रिमाजोल अब काम करता है। तीसरा जो इसका कंपोनेंट है, तीसरा जो हिस्सा है इस ट्यूब का, वो है नियोमाइसिन। नियोमाइसिन एक टॉपिकल एंटीबायोटिक है, और अगर हम देखें कि एलर्जीज किन किन चीजों से हो सकती है, किन किन दवाइयों से हो सकती है, तो नियोमाइसिन एक सेंसिटाइजर है। नियोमाइसिन को लगाने से आपके स्किन पे रैश या एलर्जी बन सकती है, पनप सकती है, और ये बहुत कॉमन सेंसिटाइजर्स में से एक होता है। इनफैक्ट जो एलर्जी की टेस्टिंग किट्स आती हैं, नियोमाइसिन उन टेस्टिंग किट्स का एक हिस्सा है। ये इतना कॉमन इससे एलर्जी हो, इसलिए धीरे धीरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने और डर्मेटोलॉजी जिन लोगों ने पढ़ी है उन लोगों ने नियोमाइसिन का उपयोग करना बंद कर दिया है। तो खैर, यहां से तो हम शुरू कर रहे थे कि क्या है ये, इस क्रीम की फॉलेसीज है। पूरी डर्मेटोलॉजी में बहुत थोड़े ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, बहुत थोड़ी ऐसी बीमारियां हैं जहां पर एक्चुअल में इस एक क्रीम का यूज है। ऐसा सोचा जाए कि भूसे के ढेर में वो शायद एक पिन से भी छोटा हिस्सा होगा जहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम सभी जानते हैं कि ये क्रीम उसका उल्टा इस्तेमाल होती है, और संभवतः उस एक बीमारी को छोड़ के बाकी सारी जगह इस्तेमाल हो जाती होगी, क्योंकि हम बिना सोचे समझे इस क्रीम को दे देते हैं। खैर, तो अगर सबसे कॉमन या सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली कोई दवाई की अगर हम बात करें कि जो लगाने की क्रीम्स में सबसे कॉमन उपयोग में आती है चमड़ी के सारे रोगों में, तो टॉपिकल स्टेरॉइड्स उसमें सबसे ऊपर आएंगे, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पर जब हम टॉपिकल स्टेरॉइड की बात करते हैं तो हम किसी एक दवाई की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक ग्रुप है जिसमें अलग अलग तरह की दवाइयों का इस्तेमाल होता है।
तो सबसे पहला प्रश्न जो शायद इसमें आएगा कि हम कहाँ इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने शुरुआत की है किस बात से कि किसको इस्तेमाल नहीं करना है, कहाँ इस्तेमाल नहीं करना है। टॉपिकल स्टेरॉइड को देने के लिए शायद सबसे कॉमन डिसऑर्डर्स में, जैसा मैंने बताया कि एक्जिमा एक ग्रुप होता है। एक्जिमा हम एक बीमारी नहीं बोलते हैं, कई सारी बीमारियों का समूह है, और कुछ लोग से डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं। तो एक एक्जिमा में इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। उसके बाद इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स, सबसे सामान्य तौर पर सोराइसिस आएगा उसमें। इसी लिस्ट को अगर हम आगे बढ़ाएं तो एलोपेशिया एरिएटा, विटिलिगो, ये भी इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स है। और स्टेरॉइड चूंकि इम्यून सिस्टम के खिलाफ काम करते हैं, इम्यून सिस्टम को सुधारने का काम करते हैं, इन सारे डिसऑर्डर्स में, इन सारी बीमारियों में कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम बिगड़ता है, खराब होता है, तो उसे ठीक करने का प्रावधान है ये। जब जैसे मैंने कहा कि स्टेरॉइड एक ग्रुप है जिसमें अलग अलग क्लासेस में इसका विभाजन किया गया है। जो एक क्लास का उपयोग होता है, 7 क्लासेस में इसे डिवाइड करते हैं, जिसमें माइल्ड, मॉडरेट, पोटेंट, सुपर पोटेंट, अल्ट्रा पोटेंट, ऐसे उनको डिवाइड किया गया है। अलग अलग दवाइयों के ग्रुप्स को उसमें रखा गया है, अलग अलग स्टेरॉइड को उसमें रखा गया है। पर जो काम की दवाइयां हैं मोटे तौर पर 5-6 हैं, जिनमें हम शुरू करें, अगर स्ट्रॉन्गेस्ट जो अभी अवेलेबल है उसमें हेलोबेटासोल आता है, उसके बाद क्लोबेटासोल आता है, उसके बाद हम मोमेटासोन, और इसी के साथ यहां पर हम जोड़ लेते हैं फ्लूटिकासोन। फ्लूटिकासोन भी इसी में एक आ जाता है। क्लोबेटासोन है, यहीं पर साथ में डेसोनाइड भी हो जाता है, ये दोनों एक ही ग्रुप के आते हैं। तो ये माइल्डेस्ट है। जब आपको सबसे कम पावर का स्टेरॉइड इस्तेमाल करना है लगाने के लिए, तो आप क्लोबेटासोन और डेसोनाइड में से उपयोग करेंगे। मोमेटासोन और फ्लूटिकासोन उससे थोड़ी सी ज्यादा पावर में आ जाएंगे। क्लोबेटासोल ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। और सबसे ताकतवर की अगर हम बात करें तो हेलाबेटासोल और क्लोबेटासोल ये सबसे ताकतवर स्टेरॉइड्स में से आते हैं। तो जब हमें सुपर पावर उनकी यूज करनी होती तब इन 2 स्टेरॉइड्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये स्लाइड आपको शायद अच्छी तरह से नहीं दिख रहा होगा, पर जो पीडीएफ हम लोग सप्लाई करेंगे उसमें ये प्रॉपर्ली मिल जाएगा। वैसे भी इसे आप इंटरनेट से बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया था, यहाँ पर 7 क्लासेस दी हुई हैं, लो से लेके अल्ट्रा हाई पोटेंसी तक जाता है। यहाँ पर क्लोबेटासोल और हेलोबेटासोल को लगभग एक ही साथ उन्होंने क्लास 1 में दिखाया है। पर हेलोबेटासोल ये माना जाता है, जनरल एक कंसेंसस ये है कि हेलोबेटासोल फास्ट काम करता है, बट अगर आपने 15 दिन तक दोनों दवाइयों को एक साथ दिया तो दोनों एक ही बराबर काम कर लेंगे। अब यहाँ पर बीटा मोमेटासोन आ रहा है बीच में, इसी के साथ में आप फ्लूटिकासोन यहाँ पर देख सकते हैं, जो दोनों 2nd और 3rd क्लास में मिक्स आते हैं। नीचे डेसोनाइड यहाँ पर दिख रहा है, और इनके बीच में दूसरी दवाइयां जो इतनी ज्यादा कॉमनली यूज नहीं होती, यही दवाइयों के ब्रांड सबसे ज्यादा मिलते हैं। बहुत जरूरी प्रश्न ये है कि कहाँ नहीं देना, कहाँ पर हमें इसके लिए सावधान रहना होता है, क्योंकि ये 2-धारी तलवार जैसा है। स्टेरॉइड काम भी उतना फास्ट करेगा, साइड इफेक्ट भी उतना ही फास्ट करेगा। और मुसीबत यह है कि स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट और इफेक्ट्स को आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू जैसे काम करते हैं। जिन रिसेप्टर्स पे उनका काम होता है, उन्हीं रिसेप्टर के ज्यादा चलने के कारण साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, तो उन दोनों को अलग हटाना नामुमकिन है। तो जैसे पहला इफेक्ट है कि ये इम्यून सिस्टम को कम करता है, तो जहां पर भी एक्टिव इन्फेक्शन है, कोशिश हम ये करेंगे कि वहां पर स्टेरॉइड्स को ना दिया जाए। एक्टिव इन्फेक्शन में बैक्टीरियल, फंगल, वायरल, और खास तौर पे फंगल और वायरल में तो खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि वहां पर इसको नहीं ही देना अच्छा है। गलती से भी दे दिया तो मुश्किल आएगा। कुछ जगह ऐसी जरूर हम बोल सकते हैं कि जैसे कि फंगल के केस में है, जहां पर इसको कुछ केसेस में आप स्टेरॉइड के साथ में एंटी फंगल्स के साथ में देते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी देर में भी बात करने वाले हैं। बट एक तो ये तरीका होता है कि इन्फेक्शन के साथ ना दे। दूसरा, साइट्स का भी, बॉडी साइट्स का भी एक बड़ा महत्व है कि वहां पर कुछ जगहों पर नहीं देना चाहिए। जैसे क्लोबेटासोल की अगर हम बात करें तो 12 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देते हैं, फेस पर कभी नहीं देते हैं, आंखों के आसपास देने में बचना चाहिए स्टेरॉइड्स को, क्योंकि उससे मोतियाबिंद और काला मोतिया इस तरह के साइड इफेक्ट्स होने की संभावना रहती है। फोल्ड्स वाले एरियाज जहां पर पसीना ज्यादा आता है, वहां पर लगातार पसीने के कारण इसका एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वहां पर साइड इफेक्ट्स हमको ज्यादा देखने में मिलते हैं। स्टेरॉइड्स का मोटा मोटा अगर साइड इफेक्ट की हम बात करें तो चमड़ी का पतला होना, चमड़ी पे नसों का उभर के दिखना,
स्ट्राया या जिन्हें हम स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में हो सकते हैं। और मुसीबत ये कि स्ट्रेच मार्क्स एक बार हो गए तो आप उसे पलट नहीं सकते। और कभी कभी कुछ लोगों में चमड़ी सफेद पड़ जाती है, जैसे विटिलिगो हो जाता है वैसे ही दिखने लग जाती है। तो ये सारी कारणों से आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कहाँ पर इनको नहीं देना चाहिए। एक मैंने बताया ऐसी पतली चमड़ी वाली जगह, जैसे आपके आंखों के आसपास हो गया, फोल्ड्स वाले जगहों पर हो गया, जेनाइटल एरियाज में हो गया, इन जगहों पर स्टेरॉइड का उपयोग करने में हमें बहुत सावधानी रखना बहुत जरूरी है। सर एक प्रश्न पूछूंगा, पहले मुझे बताओ कि एक्टिव इन्फेक्शन को मैं कैसे पहचानूंगा या वायरल को कैसे पहचानूंगा? राइट, मुझे लगता है कि मैंने कुछ फोटोग्राफ्स भी आगे इसमें इनकॉर्पोरेट किया, बट मोटे तौर पर एक्टिव इन्फेक्शन हम सभी जानते हैं फुंसियां कैसी होती हैं, जहां पर हमें पस दिखता है, उसके आसपास में सूजन आ जाती है, जिसको हम बाल तोड़ बोलते हैं, वो एक एक्टिव इन्फेक्शन का उदाहरण है कि जहां पर बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक्टिव इन्फेक्शन बाल तोड़ जैसा दिखता है, जिसमें दर्द हो रहा है, सूजन आई हुई है, एक्यूट है, बहुत लंबे समय से नहीं चल रहा है, तो वो एक्टिव इन्फेक्शन उस तरह से समझ सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन में मोटे तौर पर खुजली ज्यादा होती है, उसमें से चमड़ी निकलती है, आसपास हल्का लालपन होता है, वो होता है। और वायरल डिसऑर्डर्स जो है, वायरल इन्फेक्शन जो है, एक तो मस्सा जैसे एक वायरल इन्फेक्शन का एक एग्जाम्पल है, मस्से हो जाना, उसी के कुछ कुछ अलग वेरिएंट्स भी होते हैं। दूसरा, छोटे छोटे पानी भरे हुए दाने जब हम दिखते हैं, तो हर्पीज ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स जो उसमें इस तरह का दिखता है। हर्पीज मुझे लगता है हम सभी लोगों ने अपनी लाइफ में कभी न कभी, जो भी एक्टिव प्रैक्टिस में उन्होंने हर्पीज कभी न कभी देखा जरूर है। छाले के रूप में दिखता है, छोटे छोटे से पानी भरे हुए छाले रहते हैं एक ही जगह पर, खुजली हो सकती है, हल्का दर्द हो सकता है, उसमें आसपास इन्फ्लेमेशन या लालपन दिख सकता है, और ये आता जाता रहता है, लोगों में आता है फिर चला जाता है, बार बार रिकरेंट एपिसोड्स उनके होते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप एक्टिव इन्फेक्शंस को पहचान सकते हैं। राइट। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो स्टेरॉइड के साथ में जुड़ा हुआ है कि उन्हें कब तक देना चाहिए। इसका सीधा सीधा कोई गाइडलाइन नहीं है, पर जब तक क्लिनिकल इंप्रूवमेंट अगर आ जाता है तो क्लिनिकल इंप्रूवमेंट के बाद तक इसको देते रहना चाहिए। और उसमें एक और कॉन्सेप्ट जो हम देखते हैं, खाने वाले स्टेरॉइड के साथ तो ये हमेशा ही किया जाता है, बट लगाने के स्टेरॉइड के साथ भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक्जिमा है जो बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो उसे टेपर डाउन करना चाहिए। और यहाँ पर हम दो तरीके से टेपर डाउन कर सकते हैं। एक तो तरीका ये कि क्रीम को लगाना पहले लगातार जारी रखा, फिर उसे धीरे धीरे कम करते गए, एक दिन छोड़ के एक दिन लगाया, 2 दिन छोड़ के लगाया, वीक में एक बार लगाया, ऐसे भी टेपर डाउन कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो अभी हम थोड़ी देर पहले समझ रहे थे कि इनकी ताकत अलग अलग ग्रुप के हिसाब से, अलग अलग क्लास के हिसाब से अलग होती है। तो आप क्लोबेटासोन से शुरू कर सकते हो, फिर मोमेटासोन पर शिफ्ट कर सकते हैं, फिर उसको डेसोनाइट पर ला सकते हैं, इस तरह भी टेपर डाउन किया जा सकता है। बट चमड़ी में अगर आसपास के स्किन सफेद होने लगे, चमड़ी पतली होने जैसी दिखने लगे, तो फिर रोक देना चाहिए, और उससे आगे उसको देना सही नहीं रहेगा। क्लिनिकल इंप्रूवमेंट अगर आपको दिख गया है, फिर भी उसको चलाते रहने में कोई मतलब नहीं है। आप थोड़े दिन रोक के देखें, मॉइस्चराइजर या इस तरह दूसरी जो दवाइयां होती हैं उनको लगाकर उस डिसीज को मेंटेन करें। और ऐसा लगता है कि अब ये वापस नहीं आ रहा है तो फिर छोड़ देना चाहिए। दोबारा आएगा तो हम फिर सोचेंगे कि वापस से किसी कोर्स को स्टार्ट कर लेंगे, बट जल्द से जल्द कम से कम ये हमारा टारगेट होना चाहिए स्टेरॉइड को लगाने के लिए। तो जहां से हमारा लेक्चर या इस बात की शुरुआत हुई थी कि हमने ये तो बता दिया कि उसको इस्तेमाल नहीं करना है, पर कुछ ऐसी जगह हो सकती है जहां वाकई एक से ज्यादा स्टेरॉइड के साथ में एंटी फंगल को या एंटी बैक्टीरियल को मिलाने की आवश्यकता पड़ती है। एक जगह तो ऐसी है जहां पर आप एक्जिमा के साथ में या एक्जिमेटस प्रोसेस के साथ में चमड़ी में कुछ वुंड बन गए हो, चमड़ी की इंटीग्रिटी लॉस हो गई, मतलब उसमें या तो छाला बन गया है या उखड़ गई है, तो वहां पर आप प्रिवेंटिव रूप में एंटी बैक्टीरियल को देते हैं। दूसरा, कुछ लोगों में जब फंगल इन्फेक्शन होता है तो काफी तेज होता है, उसके साथ साथ हमारा बॉडी का रिस्पॉन्स उस फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत स्ट्रांग होता है, तो खुजली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सूजन आने लगती है। ऐसे केस में भी आप स्टेरॉइड के साथ में इसको दे सकते हैं, पर वही होना चाहिए हमारा टारगेट कि जल्द से जल्द और उसे बंद कर दिया जाए और कम से कम दिया जाए। एक ऐसा डिसीज हो सकता है जिसे हम इंटरट्राइगो बोलते हैं। कभी कभी इंटरट्राइगो में 2 या 3 फैक्टर एक साथ जुड़ जाते हैं, ये जांघों के बीच में देखने को मिल सकता है। इंटरट्राइगो चमड़ी का उखड़ जाना, छिल जाने जैसा होता है, उसके आसपास में चमड़ी लाल हो जाती है, उसमें फिर
बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, कैंडिडा नाम का ईस्ट इन्फेक्शन भी होता है जिसके खिलाफ एंटी फंगल जो एजेंट्स है वो काम आते हैं, और वहां पर साबुन के लगने के कारण, डिटर्जेंट्स के लगने के कारण एक इरिटेशन भी बन जाता है। तो ऐसे केसेस में आप तीनों कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हैं, जहां पर एंटी फंगल भी लिया जाए, एंटी बैक्टीरियल भी लिया जाए और स्टेरॉइड भी लिया जाए। पर मेरा सोचना है कि ऐसे केस में भी क्लोट्रिमाजोल से थोड़ा सा हायर एंटी फंगल इस्तेमाल करना चाहिए, और नियोमाइसिन के बजाय दूसरे जो एजेंट्स है जैसे नेटिफ्लॉक्सासिन है या फिर फ्यूसिडिक एसिड है या म्यूपिरोसिन है, उस तरह के एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स को यूज किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इंटरट्राइगो को छोड़ के फिलहाल तो मुझे ऐसा कुछ डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर याद नहीं आ रहा है कि जिसमें इन तीनों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं। पर हाँ, ये एंटी फंगल जोड़ा जाए जब फंगल इन्फेक्शन काफी स्ट्रांग हो, खुजली ज्यादा हो रही, और शुरू के 3 से 4 दिन 5 दिन जैसे ही लालपन कम होता है आप उसे बंद कर दें और दूसरे फिर सिर्फ एंटी फंगल को ही कंटिन्यू करें। उसी तरह से एक्जिमा का जो मैंने एग्जांपल लिया। अब तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं, कैसे लगाएं? क्योंकि स्टीरॉइड में आपने देखा होगा, या किसी भी जब हम टॉपिकल प्रिपरेशन लेने जाते हैं तो एक कंफ्यूजिंग सी बात होती है कि कुछ जगह लिखा रहेगा ऑइंटमेंट, कुछ जगह लिखा रहेगा क्रीम, लोशन, जेल। तो क्या सभी को एक साथ दे दें, या इसमें चूज करने का कोई आइडिया है, कोई लॉजिक है? सामान्यतः अगर हम मान लीजिए एक ही मॉलिक्यूल ले रहे हैं, सिर्फ फ्लूटिकासोन ही ले रहे हैं, तो उसका ऑइंटमेंट, क्रीम, लोशन और जेल में उसकी ताकत में फर्क आ जाएगा। 1% का फ्लूटिकासोन, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो ऑइंटमेंट में सबसे तेज होता है, उसके बाद क्रीम की ताकत कम होती है, लोशन की और कम होती है, और जेल की सबसे कम होती है। इनको लगाने का भी अलग अलग उपयोग है। जैसे ऑइंटमेंट आप बहुत मोटी चमड़ी में लगाएंगे, क्योंकि ऑइंटमेंट एक तरह से ऑक्लूसिव या उसके ऊपर एक लेयर बना देता है और वो उसको एक तरह से चमड़ी के अंदर धक्का देता है, तो इसका पेनिट्रेशन बढ़ जाता है। तो जहां चमड़ी मोटी हो गई है वहां पर आप ऑइंटमेंट लेंगे। क्रीम सामान्यतः पसंद की जाती है क्योंकि वो अंदर चली जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि वो वैनिश हो जाती है, इसलिए वैनिशिंग क्रीम फॉर्म्स का सबसे कॉमन हुए जाते हैं, और ज्यादातर जगह पर क्रीम का ही इस्तेमाल होगा। लोशन ऐसी जगहों पर इस्तेमाल होता है जहां पर बहुत बड़े एरिया पे आपको दवाई को फैलाना होता है, वहां पर क्रीम या ऑइंटमेंट कारगर नहीं है, उतना प्रैक्टिकल नहीं है, तो आप लोशन लेते हैं जिससे कुछ ज्यादा बड़े एरिया पे फैला सके। और लास्ट में जेल हेयरी एरियाज में, क्योंकि हम हेयर जेल लगाते हैं, वो कॉन्सेप्ट वही है कि जहां पर बाल होते हैं वहां पर आप जेल का उपयोग कर सकते हैं। इनमें और भी कुछ कुछ अलग प्रिपरेशंस रहते हैं जिनके बारे में हम कभी विस्तार से बात करेंगे, पर मोटे तौर पर ये 4 हैं जिनके आपको मिल जाते हैं। तो एक तो ये होता है। फिर एक और बात ये रहती है कि कुछ क्रीम्स जो है उनको दिन में 2 बार लगाना पड़ता है, जैसे क्लोबेटासोल है या हेलोबेटासोल है, उनको दिन में 2 बार लगाना कंपलसरी रहता है शुरुआत में। वहीं फ्लूटिकासोन और मोमेटासोन में एक फायदा है कि उससे दिन में 1 बार लगाकर भी काम हो जाता है, सेम काम हो जाता है। तो वो भी एक बात ध्यान रखने वाली होती है, वो भी लॉजिक है कैसे लगाने में। एक फिंगर टिप यूनिट का कॉन्सेप्ट होता है कि आपके जो पाम का एरिया है, अगर आप पहली फिंगर टिप में यहां से यहां तक 5 मिलीमीटर की ट्यूब, इन ट्यूब की जो नोजल साइज है वो सामान्यतः 5 मिलीमीटर चूज की जाती है, क्योंकि आप फर्स्ट फिंगर टिप अगर एक फिंगर टिप में लेते हैं तो एक पाम साइज के एरिया पे लगाने के लिए वो पूरी पड़ती है। इससे ज्यादा पे अगर आप जाएंगे तो वो साइड इफेक्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है कि 30 ग्राम का ट्यूब सामान्यतः 1 सप्ताह में पूरा होना चाहिए, उससे ज्यादा रहेगा तो भी साइड इफेक्ट बढ़ जाएंगे। अब एक अपन रैपिड फायर कर लेते हैं जल्दी से। तो मैं पूछता जाता हूं कि इसको स्टेरॉइड दोगे कि नहीं दोगे, और 5-6 फोटोज में अपन खत्म करते हैं क्लास को। तो सबसे पहला ये जो चित्र है, मुझे नहीं पता इसको क्या बीमारी है, पर इसको स्टेरॉइड दूं कि नहीं दूं ये बताओ। इन दोनों फोटोग्राफ्स में मुझे लग रहा है कि ये वाला जो फोटोग्राफ है ये एक्यूट से सब एक्यूट एक्जिमा में आएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स दिख रहे हैं जहां पर ऊजिंग हो रही है। एक्जिमा में ऊजिंग काफी कॉमन है। फिर यहाँ से पानी जैसा आता हुआ दिख रहा है, और यहाँ चमड़ी उखड़ी हुई है, काफी बड़ा एरिया ये लिया हुआ है। और ऐसे केसेस में मैं एक स्टीरॉइड की क्रीम इस्तेमाल करूंगा, थोड़ा हायर पोटेंसी ले लूंगा, और साथ में मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं एक एंटी बैक्टीरियल उसके साथ कॉम्बिनेशन में हो, फ्यूसिडिक एसिड के साथ में। तो मुझे लगता है मैं इसको ट्रीट कर पाऊंगा उस तरह से। तो इसमें स्टेरॉइड देना है? स्टेरॉइड देना है। और कौन सा दोगे? एक क्लोबेटासोल के साथ में फ्यूसिडिक एसिड का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा, या हम क्लोबेटासोल के साथ नेटिफ्लॉक्सासिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है।
और ये दूसरा व्यक्ति जो है, दूसरा व्यक्ति जो है यही एक्जिमा का एक दूसरा प्रकार है, जिसमें यहाँ पर हम देखेंगे चमड़ी काफी मोटी हो गई है। तो ऐसे केस में क्रीम का पेनिट्रेशन उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। तो इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर में आपको ऑइंटमेंट्स काम आने वाले हैं। ऑइंटमेंट के साथ में आपको स्ट्रांग वाला या हाई पोटेंसी वाला आपको स्टेरॉइड लेना पड़ेगा। तो ऐसे क्लोबेटासोल का एक ऑइंटमेंट ले सकते हैं, या फिर आप हेलोबिटासोल भी इसमें प्रेफर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको इन दोनों में एक और भी फर्क है कि ये वाला जो पर्टिकुलर है, इसमें आपको कम देर के लिए स्टेरॉइड देना पड़ेगा, बट यहाँ पर आपको ज्यादा लंबे दिनों के लिए स्टेरॉइड इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसमें आप टेपर डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर आप टेपर डाउन वाला फंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पर आप कॉम्बिनेशन के लिए फंडामेंटल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ हम कंबाइन कर सकते हैं और यहाँ टेपर कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये फोटोग्राफ में एक बात यह है कि यहाँ पर ये विटिलिगो का फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ से देख के विटिलिगो लग रहा है, यानी सफेद दाग जिसको हम बोलते हैं वो है। और इसमें कन्वेंशनली हम फ्लूटिकासोन काफी यूज करते हैं, बिकॉज बहुत लंबे समय तक लेना। और एक थेरापेटिक पैराडॉक्स भी है, इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि हमने बात की थी कि स्टीरॉयड के साइड इफेक्ट्स में चमड़ी का सफेद पड़ना होता है, बट यहाँ पर आप सफेद दाग के लिए ही ले रहे हैं क्योंकि एक तरह का इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। तो इसमें फ्लूटिकासोन पसंद किया जाता है, दिन में एक बार ही लगाना होता है, लंबे समय तक लगाना होता है, तो इंसान के लिए वो आसान पड़ता है। तो हाँ, इसमें भी हम स्टीरॉयड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगला दिखा दिए। हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और हो सकता है कि ये हुआ ही स्टीरॉयड देने के कारण इतना बड़ा हो, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन लग रहा है। मैं जो देख पा रहा हूँ ये पेट का एरिया है, ये शायद यहाँ नाभि कहीं होगी नीचे, और ये इतना बड़ा जो रूप लिया है फंगल इन्फेक्शन ने। ये फंगल इन्फेक्शन क्यों है, इसको हम कैसे पता करेंगे? ये एक एनुलर लीजन है जिसमें चमड़ियां से निकल रही स्केलिंग हो रहा है। ये एरिया में हम स्केलिंग देख सकते हैं। इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए स्टीरॉयड नहीं देना चाहिए। मान लीजिए ये लालपन बहुत ज्यादा रहता है, यहाँ पर बहुत सारी सूजन हुई होती, तब हम इसमें स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते। बट अभी ये इतना बड़ा रूप ले लिया है, संभवतः किसी ने इसको पहले स्टीरॉयड दिया होगा, तो उस कारण से खुजली तो जल्दी बंद हो गई होगी, लेकिन ये बढ़ गया क्योंकि इम्यून सिस्टम कम हो गया। तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ हम स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। राइट। ओके, ये एक और एग्जाम्पल है जो हम बात कर रहे थे। ये क्लिनिकली हमें लग रहा है हर्पीज सिंप्लेक्स, रिकरेंट हर्पीज सिंप्लेक्स, और ये आंखों के आसपास आया हुआ है। दो कारणों से यहाँ पर स्टीरॉयड कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एक तो आइस के बहुत पास है इसलिए भी, और दूसरा ये एक्टिव वायरल इन्फेक्शन है इसलिए भी। यहाँ पर एंटीबैक्टीरियल ट्यूब देना अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ चमड़ी उखड़ गई तो उस पर वुंड बन रहा है तो वो हील हो जाएगा। तो डेफिनेटली इसके अंदर भी हम स्टीरॉइड्स नहीं देंगे। ये लेबियालिस भी होती तो भी नहीं देते? कहीं पर भी एक्टिव वायरल इन्फेक्शन कहीं पर भी होगा, हम उसमें नहीं ही देंगे उसको। ठीक। लास्ट फोटोग्राफ, ये स्क्रोटम है। ये स्क्रोटम है, और जो जिस तरह का एरिया है स्क्रोटल एक्जिमा हम इसको बोल सकते हैं। ये एरिया पर भी आप स्टीरॉयड नहीं देंगे, और दो कारणों से। ऑब्वियसली हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे डर्मेटाइटिस है, पर फिर तो देना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि एंटीहिस्टामाइन यानी खुजली की और दूसरी दवाइयों से उसको करा जाए, क्योंकि स्क्रोटम जो हम बात कर रहे थे कि साइट के हिसाब से बहुत फर्क पड़ता है स्टीरॉयड में। मान लीजिए आप हाथों पर एक दिन कोई क्रीम लगाते हैं और वही क्रीम 45 दिन तक उस क्रीम को आप लगाते जाएं, तो जितना साइड इफेक्ट का पोटेंशियल वहां पर है उतना यहाँ पर एक दिन में ही बन जाता है। और ये एक्जिमा फिर खत्म नहीं होगा, हम इसे और क्रॉनिक करते जाएंगे क्योंकि वो ठीक हो जाएगा, स्टीरॉयड की वहां पर आदत बन जाएगी, एक तरह से स्टीरॉयड का नशा होने लगेगा वहां पर। तो इसलिए बार बार फिर वो लगाने की आदत रखेगा, और वो एक विशियस साइकिल, एक पाप चक्र में पड़ जाएगा। तो सबसे है ये डर्मेटाइटिस जहां आप स्टीरॉयड देना चाहिए, बट चूंकि ये साइट ऐसी है इसलिए आप वहां पर देने से बचते हैं। तो इसीलिए स्टीरॉयड का सिलेक्शन बहुत जरूरी है कि हम साइट को देखें, बीमारी को देखें, इंसान की प्रोफाइल को भी देखें। कई बार ये भी होता है कि किसी को देखकर हमें लगता है कि ये इंसान शायद हमें बताने नहीं आएगा, अपने आप से दवाइयां लगाता रहेगा। तो ऐसे केसेस में भी स्टीरॉइड्स देने से बचना चाहिए, क्योंकि तुरंत असर करते हैं। इंसान को लगता है कि ये तो क्रीम है लगाने की, इससे क्या साइड इफेक्ट होगा, पर बंदर के हाथ में उस तरह देने जैसी कहावत है, वो खुद का ही नुकसान कर लेगा। राइट। तो मुझे लगता है कि स्टेरॉइड की क्लास तो आज अपनी ठीक रही। अब अगली चीज हम क्या पढ़ेंगे इसमें? हम एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे, एंटीबैक्टीरियल्स पढ़ेंगे जो स्किन पे लगाए जा सकते हैं। बिल्कुल। और एक क्लास में हम एंटी फंगल्स पढ़ेंगे,
और एक क्लास में हम कैलेमाइन पढ़े।